जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के परिवार में। मैं हूं राजकुमार। आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे ना 2025 के मैट्रिक एग्जाम में, वो सारे हम देखने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखिएगा। थोड़ा लेट से वीडियो आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टाइम नहीं मिल पाता, आपको पता है कि जॉब के साथ ये करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। मैं इतना समझिए कि मैं पूरा आपका जो है ना एग्जाम से पहले हर एक चीज़ में निपटा दूंगा, इतना श्योर रहिए, ठीक है ना। बस आप क्या करना, आपको क्या करना, तैयारी करते जाना, तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, 2 मैंने पहले पढ़ा दिया है पूरा थ्योरी, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब पढ़ा दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे क्लिक करके आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं, कॉपी में नोट करना जरूरी है। तो चलिए आज हम ये चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको ख़त्म करेंगे। इसमें क्या है कि कभी कभी आपका मानव नेत्र का जो है ना, कभी कभी दोस्तों इसमें मानव नेत्र का जो है चित्र पूछ लेता है, लेकिन ये रैंडम कैसे होता है, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और चित्र वाला में जो लगभग स्टूडेंट चित्र वाला आएगा, चित्र वाला आपको एकदम छोड़ देना, इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना। अब लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना मानव आँख से, उनको देख लेते हैं ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, कॉर्निया एक क्या पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इस बात को लिख लीजिए बच्चा, ठीक है ना। कॉर्निया क्या है, एक स्वच्छ मंडल है जो आँख का जो है ना, हमारा जो आँख है उसका जो आगे वाला परत है ना, वो दिखेगा आपको नहीं, अपारदर्शी होता है, वो आपको दिखेगा नहीं जल्दी, ठीक है ना। बहुत पतला होता है ना, अपारदर्शी कह रहा है, पारदर्शी होता है लेकिन बहुत पतला होता है, तो आपको जल्दी दिखता नहीं है। तो बोलेगा आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। इसको स्वच्छ मंडल हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। और ये पारदर्शी झिल्ली होती है। सब पॉइंट देखिए, सब पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको। फिर है प्रकाश आँखों में प्रवेश जो है कैसे करता है, कॉर्निया के द्वारा। अब भाई आगे कॉर्निया है तो प्रवेश जो आँखों में जो प्रवास मतलब प्रकाश जो घुसेगा तो पहले कॉर्निया से घुसेगा ना, सीधी सी बात है। फिर नेत्रदान में कॉर्निया ही दान क्या आता है, कहने का मतलब है जैसे मान चलिए कि किसी का आँख जो है ना, कोई व्यक्ति मर गया तो उसका लगभग 24 घंटे के लिए आँख ठीक रहता है, तो उसका कॉर्निया जो है ना निकाल के जो अंधा व्यक्ति है उसके कॉर्निया में लगा दिया जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं आई ट्रांसप्लांट, है ना। तो आई को दान कर दिया उसको, है ना, आई डोनेट करना, है ना। तो बोलेगा नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया ही किया जाता है। कॉर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों परितारिका का। परितारिका जो होता है ना, परितारिका बच्चा होता है, ये आँख का रंगीन भाग होता है। क्या होता है बच्चा, ये आँख का रंगीन भाग होता है। बोलेगा कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं, ठीक है ना। परितारिका निम्न तरह से हो सकता है। देखिए सारा हमने बच्चों को जो पढ़ाया हुआ वही नोट्स है, तो मुझे उतना मेहनत लग नहीं रहा। परितारिका आपका नीला हो सकता है, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, हरा हो सकता है। यानी कि आप देखें उनके करो आँख जो है ना नीला है तो बोलता है अरे यार एक आँख भी लैया जैसन हो, बोलते हैं ना। करो आँख बड़ी काला है, तो इसी तरह से आपका ये डिपेंड करता है परितारिका पर, किस पर करता है, परितारिका पर डिपेंड करता है। तो परितारिका निम्न इस तरह से हो सकता है। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। सिंपल याद रखना है, परितारिका आँखों का रंगीन भाग होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आँख के काले भाग को क्या कहते हैं। आँख के काले भाग को क्या कहते हैं बच्चों, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुतली कहते हैं। आँख के काले भाग को पुतली कहते हैं। आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। जो आपका जो काला पार्ट है उसके चारों ओर देखिएगा सफ़ेद सफ़ेद परत है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्क्लेरा कहते हैं। आँख में प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनता है। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। इस पॉइंट को लिख लीजिए, देखिए हिंदी जरूरी है। आँख रेटिना क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ये सब पॉइंट लिख लीजिए। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। फिर है आँख में प्रतिबिंब जो कैसा बनता है बच्चों, ये बनता है आपका वास्तविक और उल्टा। अब सर वास्तविक उल्टा क्यों बन रहा है, क्योंकि बच्चों आँख में जो लेंस है ना वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अब आपको पता नहीं होगा उत्तल लेंस कैसा बनाता है, तो ये हमने दूसरा चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उत्तल लेंस का काम होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आँख में प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है कि मान से मतलब घर में बैठे हैं तो अंधारा रहता है, घर में अंधेरा रहता है, प्रकाश कम है, वहाँ पर रोशनी कम है। वही आप अगर बाहर निकलिएगा तो एकदम एकाएक ढेर रोशनी आपके आँख में जाने लगता है, तो आँख एकदम चिलमिलाने लगता है। तो इन सब को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका करते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे तो ये आपका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम क्या है, अंधेरे में पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। ये सब देखिए सब कॉन्सेप्ट चीज़ है, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना।
पक्षांबी पेशियों का काम लेंस को खींचना और सिकुड़ना होता है, ठीक है ना। सब हटाइए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। हमारे आँख का व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आँख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। अतेजिया पूछेगा तो आधा कर दीजिएगा, ये तो आपको पता है, मैथ पढ़े हैं ना। चलिए नेक्स्ट है कि दृक् तंत्रिका की सहायता से वस्तु को सीधा देखा जाता है। देखिए हमारा क्या होता है ना, आँख के पीछे जब आँख का चित्र होता है तो उसके पीछे ना एक पुछरी निकल रहता है, पूछ टाइप का, उसको दृक् तंत्रिका कहते हैं। उसी के अनुसार जो है ना सीधा देख पाता है। जैसे मान चलिए प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है, तो हम सीधा कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि दृक् तंत्रिका जो होता है ना बच्चा, उससे हम उसको सीधा देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव, ये सब जो था ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। अब बात करते हैं बच्चों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनको देख लेते हैं। देखिए समंजन क्षमता, समंजन क्षमता को बच्चों क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन पावर। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन पावर। देखिए नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारा आँख में लेंस है, तो लेंस का क्या होगा? फोकस दूरी होगा। सर दर्पणों का फोकस दूरी होता है, तो यहाँ बात हो रहा है लेंस का। तो लेंस में जो फोकस दूरी बच्चा है ना, मान चलिए कि कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो उसको कैसे देखेंगे, और कोई हमसे नज़दीक है तो उसको कैसे देखेंगे? तो उनके लिए ना फोकस दूरी को घटाया और बढ़ाया जाता है। ये जो क्षमता है ना घटाने और बढ़ाने की, इसी को बोलते हैं समायोजित। तो ये क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? आपका समंजन क्षमता कहलाती है। समझ गए ना? चलिए, तो उम्मीद है ये समंजन क्षमता समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आपका है। स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या है? अनंत। देखिए इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होता है, जैसा कि हमने देखा है। अधिकतम पूछता है तो 25 से मार देता है, रटल रहता है। ध्यान रखिए, अधिकतम दूरी क्या हो? अनंत। कहने का मतलब है स्पष्ट दर्शन का मतलब क्या हुआ? साफ साफ हमको दिख रहा है। यानी अगर हमको कोई रोग नहीं है, आँख में कोई प्रकार का दोष नहीं है, तो हम अनंत तक देख सकते हैं। सूर्य अनंत है ना, सूर्य को देख पाते हैं ना बच्चों हम। अगर आप आँख ठीक ठाक है, फिर भी ठीक ठाक है, तो न्यूनतम दूरी कितना देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर तक। मतलब हमारे आँख में कोई आँख के पूरे नज़दीक कोई चीज़ सटा देगा तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी चाहिए, तभी देख पाएंगे। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25, अधिकतम दूरी अनंत। समझ गए ना बच्चे? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है बच्चों दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, आँख में अगर कोई प्रकार का दोष हो जाए ना तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल अपने भाषा में, देहाती भाषा में एकदम तरीका। अगर आपसे कोई पूछे दृष्टि दोष क्या होता है, आँख में किसी प्रकार के दोष को उससे उत्पन्न हुए उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कोई आँख में आप सीधी सी बात है दोष हो जाएगा तो आपको या नज़दीक का नहीं दिखेगा या दूर का नहीं दिखेगा, यही सब प्रकार का दोष होगा, तो इनको हम देखते हैं। चलिए, जब कोई व्यक्ति की समंजन क्षमता दुर्बल हो जाती है, वह नज़दीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है, दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। दुर्बल मतलब क्या होता है? कमजोर। समंजन क्षमता दुर्बल हो जाती है, मतलब कि समंजन क्षमता अभी बताए थे ना कि हमें दूर देखना हो, नज़दीक देखना हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है? फोकस दूरी को घटाया और बढ़ाया जाता है। अब हमारा नेत्र लेंस कमज़ोर हो जाएगा तो समंजन क्षमता भी उसकी क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, तो घटा बढ़ा नहीं पाएगा। अगर मान चले घटाया है तो घटैले रख दिया है, बढ़ाया है तो बढ़ैले रख दिया है ना, तो इस तरह से दिक्कत होता है आपका। अब बात करते हैं दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं। देखिए बच्चों, ये मुख्यतः आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन आपका बच्चा हो गया? निकट दृष्टि दोष। और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। थोड़ा बच्चों मेरा गला फंसा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है आपको दूरदृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपर माइट्रोपिया। इसको हिंदी में लिख लीजिए आप, हाइपर माइट्रोपिया को हिंदी में लिख लीजिए, सीधे पूछ देगा कि हाइपर माइट्रोपिया क्या होता है। बोलोगे सर हम तो दूरदृष्टि दोष पढ़े हैं, हाइपर माइट्रोपिया दे दिया तो कैसे होगा। और तीसरा बच्चा आपका होता है जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। इस 3 प्रकार का आपको ध्यान रखना है। अब इनको तीनों फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला है निकट दृष्टि दोष, किसे कहेंगे? वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखे और लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा बच्चों, उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और ये दोष होता क्यों है देख लेते हैं। अगर मान चलिए किसी कारण आपका जो है नेत्र का गोलक, यानी नेत्र जो गोलक आपका है ना, जो नेत्र बच्चों आपका गोलक है वो बड़ा हो गया है। नेत्र गोलक आपका, ये आँख का गोला होता है इस तरह से, ये आपका क्या होगी? किस कारण बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो जाता है, समझिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने की संभावना है। फिर है
फोकस दूरी कम होने के कारण अभिसारित करने की क्षमता ज़्यादा हो जाना। कहने का मतलब बच्चों ये है कि निकट दृष्टि ये पॉइंट छोड़ दिया, लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। देखिए लेंस अगर छोटा था तो देखिए ये जो आपका होता है ना, ये इस वाले पार्ट को रेटिना कहते हैं, तो ये छोटा है। अभी अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये दूरी, लेंस यहाँ आपका रहता है, इसमें लेंस यहाँ रहता है, तो ये रेटिना, ये पहली स्थिति है जब आँख हमारा ख़राब नहीं है, तो ये रेटिना है, ये लेंस है, तो दूरी देखिए अभी कम है। लेकिन जब ये आकार बढ़ गया तो लेंस रेटिना के बीच क्या हो गई, दूरी बढ़ गई। क्या हो गई बच्चों, दूरी बढ़ गई। तो वही दूसरा पॉइंट कह रहा है। तीसरा है फोकस दूरी कम होने के कारण, क्या, फोकस दूरी कम होने के कारण अभिसारित करने की क्षमता ज़्यादा होना। अब क्या होता है बच्चों, इसमें फोकस दूरी कम हो जाता है लेंस का। जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा ना बच्चों, तो फोकस दूरी क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अभिसारित करने की क्षमता ज़्यादा। अभिसारित का मतलब क्या हो जानते हैं, अभिसारित का मतलब हुआ कि आपका जो है जल्दी ही मिला देता है प्रतिबिंब की पॉइंट को, जल्दी ही क्या करता है, मिला देता है। अभिसारित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना है ना। तो ये 3 कारण है, आप 2 कारण लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है ना। 2 कारण लिखे, या सिंपल पूछेगा ना कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, खाली ही पूछेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सिंपल आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। और इसका लिख देना है, इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ। इस दोष में प्रतिबिंब, हाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने से, मान लीजिए आपका आँख है ना, ये आँख है आपका, ये यहाँ पर इसका लेंस है, ठीक है ना। ये आपका इसका क्या है, ये इसका रेटिना, ये इसका क्या है, ये रेटिना है, ठीक है ना। इधर से मान चलिए ये वस्तु है, ये क्या हमारा वस्तु है, तो ये वस्तु है, इस वस्तु से आपका जो है 2 किरण आया है, ये किरण आया, ये किरण आया, तो यहाँ से अपवर्तन होगा यहाँ पर, ये तो यहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब, क्योंकि 2 बिंदु जहाँ मिलेगा वहीं पर क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। यानी अपवर्तन के बाद, अपवर्तन या परावर्तन के बाद जहाँ बिंदु मिलता है, किरणें मिलती है, वहीं पर बच्चों क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ये रेटिना है, तो रेटिना के सामने ही बन गया। सिंपल ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्थिति हम जो दिखाए हैं, ये स्थिति कैसा है बच्चों, ये आपका है मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष का आँख है ये, समझ गए ना बच्चों। तो ये कहाँ बनेगा, रेटिना के सामने बनेगा, ठीक है ना। चलिए उपाय क्या है, अवतल लेंस। उपाय क्या है बच्चों, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा दीजिए और ये दोष क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पूरा दिखाया गया है ना। अब बात करते हैं बच्चों दूर दृष्टि दोष को। आपको उतना नहीं लिखना है, जितना हमने बोला है उतना ही आपको लिखना है, क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा डिटेल पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो वो लिखा देते हैं पॉइंट, ठीक है ना, समझने के लिए। तो अभी तो उतना टाइम है नहीं, आपको बस जितना हम कह रहे हैं उतना करिए, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या है, सिंपल बात है। निकट में क्या होता था कि निकट का देख पाते थे, दूर का नहीं देख पाते थे, ठीक करने के लिए अवतल लेंस। और दूर में क्या है, दूर का देख पाएंगे, निकट का नहीं देख पाएंगे, सिंपल बात है। और इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा हम देखिए लिख लिए पूरा चीज़, ठीक है ना। और इसको ठीक करने के लिए बच्चों कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, उत्तल लेंस। हाँ ये पॉइंट ध्यान देना है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे। निकट में आगे बन रहा था रेटिना के, और इसमें रेटिना के पीछे बनेगा। उपाय करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। कारण वगैरह नहीं लिखना है इसमें, कारण जल्दी आपको नहीं लिखना है, ये मैंने बता दिया पहले वाले में, कारण नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों जरा दूरदृष्टि दोष। क्या बात करते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष। देखिए जरा दूरदृष्टि दोष, जरा का मतलब यहाँ पर होता है बूढ़ा। क्या होता है, बूढ़ा। ये रोग जल्दी बच्चों बुढ़ापे में, ये रोग जल्दी जवानी में नहीं होता, यानी कि 50+ एज में ये होता है, क्योंकि जरा का मतलब ही क्या होता है, बूढ़ा होता है। तो बुढ़ापे में ये रोग होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि दोनों प्रकार का प्रॉब्लम होता है, ये या तो दूर का नहीं दिखेगा या तो नज़दीक का नहीं दिखेगा। इसमें दोनों प्रकार का दिक्कत होता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, उसकी पक्षांबी पेशियाँ जब बहुत ही कमज़ोर हो गई है, खींचता है तो खींचले रह जाता है, और सिकुड़ता है तो सिकुड़ले रह जाता है। वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, जरा दूरदृष्टि दोष कहलाती है। सिंपल लिखना है, कारण वगैरह में देख लीजिए आप, मैं तो बोलूँगा नहीं ये लिखना एग्जाम में, ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कारण ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस। अब बच्चों इसमें निकट और दूर दोनों का नहीं दिख रहा है, तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, यानी कि दोनों लेंस लगा रहे हैं, तो दो लेंस लगाए तो 2 फोकस हुआ, इसलिए द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस। समझ गए ना बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आपका है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं ना,
तो अपने साथ अभी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आइए इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टिक भी बच्चों को मरवाए हम, ठीक है ना। देखिए इसमें होता बच्चों क्या है कि कोई आपका ये प्रिज्म हमको पता है कि कांच का होता है। क्या किसका होता है बच्चों, कांच का होता है। यहाँ पर एक सूर्य का प्रकाश है, जैसे ही इससे गुजारे ना, यहाँ से क्या अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से अपवर्तन होगा, तो लास्ट टाइम जो अपवर्तन होगा ना, उससे यहाँ पर क्या होगा, 7 रंग में बच्चों बढ़ जाएगा। इस पूरे घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, उनको मैं सॉल्व आपको करवा देता हूँ। ये ध्यान रखना है आपको। सबसे नीचे क्या होगा, विबग्योर। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर नीचे क्या है, भी मतलब क्या होता है, वायलट का मतलब बच्चों क्या होता है, बैगनी। और रेड मतलब क्या होता है, लाल। वो सबसे ऊपर रहेगा, रेड मतलब लाल, ठीक है ना। तो इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन में बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है, इसको हम देख लेते हैं। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब बच्चा होता है भटकना। देखिए यहाँ पर, देखिए बैगनी ज़्यादा भटक रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। जिससे यहाँ से गुजरा ना, तो बैगनी सबसे ज़्यादा नीचे मुड़, यानी कि यहाँ से देखिए कौन ज़्यादा भटका है। ये जो पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट, यहाँ से देखिए कौन ज़्यादा भटक रहा है। लाल उतना ज़्यादा नहीं भटका है। थोड़ा इसमें चित्र वगैरह हम बच्चे गलती बनाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा भटका है बैगनी, नीचे एकदम मुड़ गया पूरा। तो सबसे ज़्यादा कौन भटकता है, बैगनी। भटकना माने विचलन, समझे ना बच्चों, डेविएशन जिनको बोलते हैं। और सबसे कम कौन भटकता है, आर, यानी कि लाल। तो कह सकते हैं सबसे कम विचलन आर का होता है, लाल का होता है, ठीक है ना। लाल रंग का जो है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों तरंग दैर्घ्य शब्द का मतलब होता है कि एकदम लंबा दूरी तय करना। क्या होता है बच्चों, लंबा दूरी तय करना। तो जो ज़्यादा नहीं भटकेगा तो वो तो लंबा दूरी तय कर पाएगा। और लाल कम भटक रहा है, इसलिए लाल जो है लंबा दूरी तय करता है। इसीलिए न देखते हैं खतरनाक से जो रेलवे लाइन में होता है सिग्नल, लाल रंग का डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि लाल जो है ना तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, बहुत दूर से बच्चों को या आदमी को दिख जाता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन को अब हम देखेंगे। हमारे वायुमंडल में कहीं पर गर्म हवा बहती है तो कहीं ठंडी हवा बहती है। देखिए जहाँ गर्म हवा बहता है ना, उसको कहते हैं विरल माध्यम। क्यों बच्चों, क्योंकि गर्म हवा जो होता है वो हल्का होता है, और जो ठंडा हवा होता है वो क्या होता है, भारी होता है। यानी कि जो भारी होगा, इसका मतलब क्या, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है बच्चा, उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, विरल माध्यम, सघन माध्यम, एक बार आप जाकर देखिए उस क्लास को, जो हमने प्रकाश का अपवर्तन पूरा जो एक वीडियो में ख़त्म किया है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक बार जाकर वीडियो देखिए, स्पीड करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो गर्म हवा बह रहा है तो विरल माध्यम मतलब जहाँ जिसका घनत्व कम हो, जहाँ कोई भी चीज़ गति ज़्यादा कर सके, प्रकाश के कण ज़्यादा गति कर सके, ठीक है ना। तो हमारे वायुमंडल में क्या है कि कहीं पर क्या है, गर्म हवा बहती है, कहीं ठंडी हवा बहती है, ठीक है ना। वही हम लिखे हैं, हमारे वायुमंडल में कहीं पर गर्म हवा बहती है जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं, कहीं पर ठंडी हवा बहती है जिसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इन माध्यम से होकर गुजरती है ना, जो प्रकाश की किरण इन माध्यम से होकर गुजरती है, तो क्या होता है, इनका अपवर्तन होता है। क्या होता है बच्चों, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बच्चों प्रवेश करना। तो जब इनका अपवर्तन होता है, इसी घटना को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। चूँकि ये अपवर्तन जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है, इसीलिए वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना बच्चों। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनको देखते हैं। हमारे वायुमंडल में गर्म हवा एवं ठंडी हवा के कारण माध्यम विरल एवं सघन होता है। अभी जस्ट हमने आपको बोला है, ठीक है ना। गर्म हवा है तो विरल माध्यम, ठंडी हवा है तो सघन माध्यम, अभी जस्ट हमने बोला। तो क्या होता है, जब तारों से प्रकाश, देखिए बच्चा, तारा जो होता है ना, तारा भले आपको छोटा दिखता है, लेकिन वो वास्तव में बहुत बड़ा होता है और उनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। तो जब तारों से प्रकाश की किरणें हमारी
आँखों तक आती है ना, तो वो बहुत माध्यमों से होकर गुजरती है। जैसे सघन माध्यम गुजरेगा, कहीं विरल माध्यम, सघन, विरल होते रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो इनसे जो गुजरती है तो इनका क्या होता है, लगातार बच्चों अपवर्तन होते रहता है। माध्यम चेंज होगा तो अपवर्तन होगा फिक्स है, ठीक है ना। लगातार क्या होता है, निरंतर अपवर्तन होकर तारों से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और टिमटिमाता नजर आता है। क्या होता है, अब माध्यम चेंज हो रहा है तो क्या है, प्रकाश के तारों से जो प्रकाश आ रहा है उसकी गति कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इसलिए हमको लगता है टिमटिमाते नज़र आता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, भुक भाएँ, समझे। इस तरह से देखिए यहाँ पर कुछ समझाया गया भी है। चित्र तो मैं आपको उतना नहीं बताऊँ क्योंकि आपको चित्र बनाना नहीं है एग्जाम में। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा आँख है। ये देखिए ये तारा हमारा यहाँ पर, ये क्या हमारा तारा है, वास्तविक तारा। ये क्या है, वास्तविक तारा। ये देखिए जो दिख रहा है आपका, ये जो ऐसे करके दिख रहा है, ये देखिए हमारे बच्चों ने बनाया है, हमने बताया था बोर्ड पर। तो ये क्या है हमारा, ये आपका वायुमंडल का क्या है, परत। क्या है वायुमंडल का बच्चों, परत है ना। वायुमंडल का 5 परत होता है। तो इन सभी परतों से होकर तारा से प्रकाश जब आता है ना, आता है तो हमारी आंखों को तो सीधा देखने का आदत है। प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसे डिगमिग करके आएगा तो हमारी आंख को सीधा देखने का आदत है। तो हमारी आंख को लगेगा कि ये प्रकाश जो यहाँ तक आंखों तक आया ना, सीधा देखेगा तो इसको लगेगा यहाँ से आया है। क्या लगेगा, यहाँ से, इसलिए टिमटिमाता नजर आएगा। और देखिए तारा वास्तव में यहाँ है लेकिन दिख रहा है हमको यहाँ। तो आप जो तारा देखते हैं ना रात को, आप जो तारा देखते हैं वो रियल स्थिति उसका नहीं देखते हैं, आप उसका नकली स्थिति देखते हैं, काल्पनिक स्थिति देखते हैं, आभासी स्थिति देखते हैं। समझ गए ना, बस यही था तारे क्यों टिमटिमाते। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे है बच्चों, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, सिंपल इसको हम सिर्फ रिवीजन के रूप में देख रहे हैं बच्चों। वर्षा के दिनों में देखिए, इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो वर्षा के दिनों में, और ऐसा नहीं कि वर्षा एकदम खतरनाक बारिश दे रहा है स्पीड में और इंद्रधनुष दिख जाएगा, ऐसा नहीं। इंद्रधनुष दिखने के लिए हमें रोशनी चाहिए ना, यानी कि वर्षा खत्म होने के कुछ देर बाद, है ना, जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो पढ़ते हैं बच्चों, वर्षा के दिनों में, वर्षा बंद होने के बाद वर्षा की कुछ बूंदें जो है ना वायुमंडल में, आसमान में जो हमारे फंस जाती है। क्या होती है बच्चों, ये फंस जाती है। और जब प्रिज्म की, जो कि प्रिज्म की भांति कार्य करती है, जो वर्षा की जो बूंदें कुछ फंस गई है हमारे हवा में, आसमान में, वो जो बूंदें हैं ना वो कैसे काम करती है, प्रिज्म की भांति कार्य करती है। अब प्रिज्म का काम बच्चों क्या है, प्रिज्म का काम क्या होता है कि जब उनसे कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो उनको वो 7 रंग में विभक्त कर देगी। तो वही सेम काम प्रिज्म का काम यहाँ पर कौन करता है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें। समझ गए बच्चों, पढ़ते हैं आगे। जब प्रकाश की किरण इन बूंदों पर पड़ती है तो 2 बार, कितना बार बच्चों, 2 बार इनका अपवर्तन। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 2 बार अपवर्तन। अच्छा बाद में बताता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हमें एक अर्धवृत्ताकार दृश्य दिखता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना। ये सारा प्रक्रिया बच्चों यहाँ पर होता है, ये सारा प्रक्रिया ये यहाँ पर होता है। ये देखिए, ये जो गोल आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है बच्चों, वर्षा की बूंदें हैं। ये सूर्य का प्रकाश इससे जैसे आया, एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, एक बार यहाँ पर, और उसके बाद सीधा जिससे अपवर्तन होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर होगा। और ये जो देख रहे हैं आपका, ये जो पूरा दिख रहा है ना अर्धवृत्ताकार टाइप में, ये आपका इंद्रधनुष है। क्या बच्चों, ये इंद्रधनुष, समझे ना। इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि आप देखिए, ये आपको नहीं समझ आया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जो है 12th क्लास में पढ़ेगा, 10th क्लास में नहीं, ठीक है ना। तो अभी के लिए रिवीजन है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना बस आपको लिख देना। देखिए बहुत छोटा है, कई बुक में जो है एकदम लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए, समझ गए ना। चलिए, इंद्रधनुष कुछ पॉइंट देख लीजिए। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कब बनेगा, विपरीत से। सूर्य मान चलिए कि पूर्व में उगा है तो कहाँ बनेगा, पश्चिम में बनेगा। पश्चिम में वो डूबने वाला है तो इधर बनेगा, पूर्व में बनेगा, यानी कि उल्टा दिशा में बनेगा। समझ गए ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर है इंद्रधनुष बनने में, यहाँ देखिए इंद्रधनुष बने, ये मैं आपको बोल रहा था, विक्षेपण, अपवर्तन तथा परावर्तन सहायक है। कहने का मतलब है इंद्रधनुष बनने में जो है ना 3 घटना होता है। कौन घटना, विक्षेपण का, अपवर्तन का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। समझ गए ना। अब बात करते हैं बच्चों अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब सूर्योदय। मतलब अग्रिम सूर्योदय मतलब क्या है कि समय से पहले ही सूर्योदय हो जाता है, और विलंब सूर्योदय मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त होना चाहिए ना, सूर्यास्त होना चाहिए। बच्चों ने जो है गलती लिख दिया है, सूर्यास्त होना चाहिए, ठीक है ना।
अग्रिम सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्यास्त होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए होता क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, सिंपल अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अग्रिम सूर्योदय और अग्रिम सूर्यास्त किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। ठीक है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण सूर्य हमें वास्तविक स्थिति 2 मिनट पहले दिखता है तथा 2 मिनट वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद भी दिखते रहता है। कहने का मतलब जो इसका यह है कि जो है ना, इसको डायग्राम थोड़ा सा इसको बताते हैं मैं आपको। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए डायग्राम थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए ये पृथ्वी हमारा है, ये क्या हमारा पृथ्वी है, ये हमारा आँख है, ये हमारा क्या आँख है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है क्षैतिज रेखा। ये बच्चों क्या आपका क्षैतिज रेखा है, क्या बच्चों क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा के उस पट्टी आपका क्या है, वायु है। क्या बच्चों, वायु है, इधर निर्वात है। ठीक है ना। देखिए वायु और निर्वात में क्या अंतर है, दोनों में प्रकाश की चाल लगभग बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी निर्वात में थोड़ी ज़्यादा, निर्वात विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। तो इससे देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की किरण गया, यहाँ पर एक अविलंब करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। क्या चलेगा, क्योंकि विरल से प्रकाश की किरण जो है विरल से कहाँ जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है सघन में। तो क्या होगा, विरल से सघन जाने के बाद अविलंब की ओर ये मुड़ जाएगा। देखिए इस तरह मुड़ गया ये, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आया, तो यानी कि हमारी आंखों को सूर्य जो बच्चों यहाँ तक दिखेगा। कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो अभी देखिए वास्तव में जो है सूर्य हमारा उगा भी नहीं है, वास्तव में सूर्य उगा भी नहीं है, ऐसा माना गया है प्रयोगों के द्वारा 2 मिनट पहले जो है दिखता है। क्या दिखता है, 2 मिनट पहले, यानी कि उगा भी नहीं है, 2 मिनट पहले सूर्य हमारा दिख जाता है। किस घटना कारण, अपवर्तन कारण। ऐसे सेम होता है डूबने के केस में। डूबेगा तो इधर आएगा, क्षितिज के नीचे आएगा ना, डूबेगा। क्षितिज के ऊपर है मतलब उग गया है, क्षितिज के नीचे है तो क्या डूब गया है, समझ गए ना। अगर क्षितिज के एकदम समांतर है, समांतर का है 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या रहता है, यहाँ पर आपको सूर्य सफ़ेद दिखता है ना, ये 90 डिग्री बनता है दोपहर के टाइम, धूप के टाइम। और जब डूब जाता है ना सूर्य शाम को, तो उसके 2 मिनट बाद भी दिखते रहता है। वो डूब गया है, क्षितिज के नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें दिखते रहता है वो। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है कितना समय लग गया, 4 मिनट का और फिर है ना। तो ध्यान रखिएगा किसके कारण होता है घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, चैप्टर खत्म ही होने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन का मतलब जानते क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी से टकरा कर उससे अवशोषित होकर पूरा फैल जाना, ये प्रकीर्णन होता है। सिंपल भाषा में बोलिए, प्रकीर्णन का मतलब फैलना होता है। क्या होता है, फैलना होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से टकराती हैं और वो अवशोषित होकर फैल जाती है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कहने का मतलब बच्चों ये है, वायुमंडल में बहुत सारे परत, मैंने आपको बताया, कहीं सघन कहीं विरल। तो कहीं गैस, वायुमंडल बहुत सारे कण भी है, गैस के कण है, धूल का कण है ना, जलवाष्प के कण है, बहुत सारे कण हैं। तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आएगी तो वायुमंडल से टप के आएगी, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी, वायुमंडल से टप का आती है। तो जैसे सूर्य की किरणें टप के आती है ना वायुमंडल से, तो वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारे कण हैं। तो सूर्य की किरणें उन कणों से टकराती है, टकराने के बाद वो अवशोषित होकर फैल जाती है। यही घटना, तब ना हमको जो है धूप दिखाई देता है सुबह, अब बोलते हैं अरे सवेरे हो गया, क्या है सूर्य का कण आता है, समझ रहे ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव। सिंपल है टिंडल प्रभाव, ज़्यादा कुछ है नहीं। टिंडल एक वैज्ञानिक था। टिंडल कौन था, एक वैज्ञानिक था। इन्होंने कोलाइडी कणों को प्रयोग किया था। कौन सा कण, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों का प्रयोग करके इन्होंने टिंडल प्रभाव को देखा था। यानी कि एक जो आपका है कोलाइडी विलयन लिया, पढ़ लेते हैं थोड़ा इसको। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है ना। देखिए सिंपल है काफ़ी है ना। एक आप उजला गिलास, कैसा गिलास लीजिए, उजला गिलास ले लीजिए और इसमें आप जो है दूध ले लीजिए। क्या ले लीजिए, दूध ले लीजिए। आप इधर से आप जो है, इधर से बच्चों आप जो है एक टॉर्च बाढ़िए। क्या बाढ़िए बच्चों, इस पर आप टॉर्च बाढ़िए। टॉर्च जब बाढ़िएगा ना तो इस टप के जाएगा। तो ये जो टप के जाएगा ना, ये जो टॉर्च का रोशनी जा रहा है प्रकाश, ये आपको दिखाई देगा। ये क्या आपको दिखाई दे, क्यों दिखाई दिया, क्योंकि दूध के कण के साइज थोड़ा सा बड़े होते हैं और जो प्रकाश जो गया ना, ये प्रकाश दूध के कण से टकराया। क्या हुआ बच्चों, टकराया, और टकराने के बाद अवशोषित हुआ और फैल गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है ना। यहाँ भी प्रकीर्णन नहीं हो रहा है,
तब न कह रहा है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के कणों से क्या होती है? टकराती है। ये मैं आपको पिछली 2-4-5 मिनट पहले भी बोल चुका हूँ। इनमें प्रकाश के नीले बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था विबग्योर, क्या बताया था बच्चों? विबग्योर, VIBGYOR। सबसे नीचे कौन है? भी बैगनी, वायलेट बोलते हैं इसको। सबसे ऊपर कौन है? लाल है। तो जो सबसे नीचे है ना उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। तो आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखता है? बेसिकली हमें नीला नहीं दिखता, आसमानी दिखता है। समझ गए ना। तो समझते हैं, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के कणों से टकराती है। देखिए सूर्य का जो किरण होता है ना वास्तव में इसमें 7 रंग होता है, जो कि प्रिज्म के घटना से हमने समझा था। ठीक है ना, न्यूटन ने इस बात को बताया था, समझाया था न्यूटन ने। तो जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के कणों से टकराती है। जो सूर्य के 7 कण है वो किससे टकराएगी? वायुमंडल के कणों से टकराती है। अब सूर्य में जो 7 रंग है, सातों रंग का बच्चों तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाल का सबसे ज़्यादा है, उससे कम ऑरेंज का है, उससे कम येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, बैगनी, सबसे कम बैगनी का है। तो ये सभी तरंगदैर्घ्य वाले क्या है? कोई टकराएगा कोई नहीं टकराएगा। किससे? प्रकाश के वायुमंडल के कण से। तो जिनका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो तो नहीं टकराएगा। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा मतलब जैसे ये जो है ना, ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य इतना होगा। जैसे सबसे कम होता है बैगनी का, बैगनी एकदम छोटा होगा, एकदम छोटा, ऐसा होगा, इससे होगा, इससे ये बैगनी का तरंगदैर्घ्य है। समझे। उससे ऊपर इंडिगो, जामुनी, ये थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से होता है ना, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो बच्चों होता क्या है इसमें ना, कि जैसे प्रकाश की किरण वायुमंडल से जा रही है, टकराएगी कणों से, तो इनमें प्रकाश के नीले, देखिए कौन कौन टकराएगा? नीला हो गया, बैगनी हो गया, का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण, अब कम ही है, बैगनी का भी कम है, नीला का भी कम है, और जामुनी का भी कम है। इंडिगो मतलब जामुनी, ये वायुमंडल के कणों से टकरा जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये टकराते हैं। अब पता है प्रकाश का प्रकीर्णन में टकराएगा तो अवशोषित होकर फैलेगा। तो टकराने के बाद क्या होता है? ये फैल जाते हैं। कौन कौन टकराया? ये ब्लू टकराया, जामुनी टकराया और बैगनी टकराया। ये तीनों टकराकर एक कलर बनाते हैं जिसको बोलते हैं आसमानी कलर। क्या बच्चों बोलते हैं? आसमानी कलर। ये फैल जाते हैं पूरे आसमान में, तो जो फैलेगा वही ना दिखेगा। तो आसमानी हमको दिखता है, यानी कि बोलते हैं नीला, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो यही बच्चों था। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा। कुछ और चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, ये तो ख़त्म ही हो गया ना। हाँ, इसके लिए ऑब्जेक्टिव है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन कारण दिखता है। ये पूर्ण ध्यान की ऑब्जेक्टिव में, स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन कारण दिखता है ना। तो बच्चों जो है देखिए द एंड हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लास अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा लेट वीडियो जरूर आता है लेकिन मैं जरूर देता हूँ बच्चों। ठीक है ना। ऐसा है नहीं कि मैं आपको पूरा छोड़ ही दिया हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आपको देता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।